चंद दिन पहले मेरी ऑनलाइन ग्रामर क्लास के अंदर एक स्टूडेंट ने सवाल किया कि अगर अंग्रेजी में फ्रेज की पहचान एक ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड की है कि जिसके अंदर फाइनाइट वर्ब नहीं होना चाहिए, तो फिर अंग्रेजी के अंदर वर्ब फ्रेज क्यों एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वर्ब फ्रेज के अंदर तो फाइनाइट वर्ब होता है। ये एक ऐसी कन्फ्यूजन है जो बहुत सारे इंग्लिश लर्नर्स को होती है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊं ताकि सबको ये चीज़ जो है क्लियर हो जाए कि आखिर ऐसा क्यों है अंग्रेजी के अंदर। तो आइए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और इस कन्फ्यूजन को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ आपके सामने फ्रेज की एक डेफिनेशन लिखी हुई है, जो कि है इन ट्रेडिशनल ग्रामर अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज विदाउट अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ब फ्रेज। अभी किसकी बात हो रही है? ट्रेडिशनल ग्रामर की, जो कट्टर ग्रामरियंस है। ठीक है, ट्रेडिशनल ग्रामर कौन सी है? ये वो ग्रामर है जो रूल्स पे बहुत फोकस करती है, जो ये मानती है कि इंग्लिश के अंदर चीज़ें ग्रामर के हिसाब से करेक्ट और इनकरेक्ट होती हैं। इनमें कौन कौन से लोग आते हैं? इनमें रेनन मार्टिन साहब आते हैं, इनमें रेमन मर्फी साहब आते हैं, इनमें बारबरा साहब आती है। इसके अंदर जो है नेस्फील साहब आते हैं। ये वो कट्टर ग्रामरियंस है जो फ्रेज को एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड मानते हैं जिसमें फाइनाइट वर्ब नहीं होता, और ये वर्ड फ्रेज को रिकग्नाइज भी नहीं करते हैं, ना कि अपनी किताबों के अंदर वर्ड फ्रेज को डिस्कस करते हैं। तो इनके हिसाब से फ्रेज क्या होता है? इनके हिसाब से ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो विदाउट सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब हो वो फ्रेज होगा। जैसे इन द कॉर्नर है, डे आफ्टर टुमारो है, ठीक है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, स्लोली एंड ग्रेजुअली है, ठीक है, वेरी हैंडसम है। ये चीजें जो है फ्रेजेस हैं, और इनमें से किसी एक के अंदर भी फाइनाइट वर्ब नहीं है, क्योंकि ऐसे भी हो सकते हैं आईएनजी वाले, रनिंग वाटर, राइट। अच्छा जी, बुक रीडिंग, इस तरह के भी आ सकते हैं। ब्रोकन चेयर, ऐसे भी हो सकते हैं। इस तरह के फ्रेजेस को ये मानते हैं। और यहाँ पर रनिंग जो है फाइनाइट नहीं है, ठीक है, और यहाँ पर ब्रोकन फाइनाइट नहीं है, यहाँ पर रीडिंग फाइनाइट नहीं है। तो ये इनको फ्रेजेस की कैटेगरी के अंदर डालते हैं कि ये फ्रेज में आ सकते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब आ सकता है, फाइनाइट वर्ब नहीं होना चाहिए। ये कहते हैं जैसे ही फाइनाइट वर्ब आ जाएगा फ्रेज क्लॉज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये इनका फलसफा है और ये लोग यही मानते हैं। दूसरी तरफ फ्रेज की एक और डेफिनेशन है, और वो है मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स की। ठीक है, मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स जो है वो वर्ब फ्रेज को भी रिकॉग्नाइज करता है, और वो कहते हैं कि इन मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स अ वर्ब फ्रेज इज अ फ्रेज दैट कंटेन्स अ वर्ब और अ ग्रुप ऑफ वर्ब्स। ठीक है, अब वो कहते हैं कि इंग्लिश के अंदर वर्ब फ्रेज हो सकता है, उसके अंदर एक वर्ब हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ब्स भी हो सकते हैं। अब पहली सरप्राइजिंग चीज़ तो ये है कि ये जो मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स हैं, जिनकी बुनियाद जो है नॉम चॉम्स्की साहब से पड़ती है। नॉम चॉम्स्की साहब वो पहले बंदे थे जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया वर्ब फ्रेज वाला, अपने एक्सपर्ट थ्योरी के थ्रू। उन्होंने ये कहा कि ये जो लैटिन रूल्स हैं इंग्लिश के अंदर, जिन्हें ट्रेडिशनल ग्रामरियंस फॉलो करते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। अंग्रेजी के अंदर जो है करेक्ट इनकरेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर मेजोरिटी किसी बात को मानती है और बोलती है रूटीन लाइफ के अंदर, तो बस वो ठीक है। उसको ट्रेडिशनल ग्रामर स्पेशली लैटिन रूल्स के बेस पर जो है जज नहीं करना चाहिए। उनकी एक कोशिश थी चीज़ों को आसान करने की, लेकिन बाज़ औक़ात जब आप चीज़ों को आसान करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो अपने और मुश्किल करके चले जाते हैं। अब इन्होंने क्या मुश्किल किया है? इन्होंने कहा कि फ्रेज़ तो एक वर्ड का भी हो सकता है। इनके मुताबिक ये जो प्ले है ये एक फ्रेज़ है, और ये एक वर्ब फ्रेज़ है, क्योंकि ये वर्ब से बना है तो ये वर्ब फ्रेज़ है। अब आप अंदाज़ा करें, अगर एक वर्ड का फ्रेज़ हो सकता है, फिर तो अंग्रेजी के अंदर वर्ड का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया ना, क्योंकि फिर तो हर वर्ड फ्रेज़ कहलाएगा। ये तो कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया, वर्ड ही खत्म हो गया अंग्रेजी से। देखिए, नॉम चॉम्स्की साहब चीज़ों को आसान कर रहे थे, लेकिन अगर टेक्निकल लेंस से देखा जाए तो वो चीज़ों को और मुश्किल करके चले गए। फिर वो कहते हैं कि प्लेज भी एक फ्रेज हो सकता है, बल्कि है, और ये एक वर्ड फ्रेज है। फिर वो कहते हैं इज प्लेइंग भी एक वर्ड फ्रेज है, हैज प्लेड भी एक वर्ड फ्रेज है, कैन प्ले भी एक वर्ड फ्रेज है, विल हैव बीन प्लेइंग भी एक वर्ड फ्रेज है। और ये चीज़ फिर आपको डिक्शनरी के अंदर भी नजर आती है। जबकि ट्रेडिशनल ग्रामरियंस क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि नहीं, फाइनाइट वर्ब को आप फ्रेज के अंदर काउंट नहीं कर सकते। प्ले फाइनाइट है, प्लेस फाइनाइट है, इज प्लेइंग के अंदर इज फाइनाइट है, हैज प्लेड के अंदर हैज फाइनाइट है, कैन प्ले के अंदर कैन फाइनाइट है, विल हैव बीन प्लेइंग के अंदर विल फाइनाइट है। तो जब फाइनाइट वर्ब आ जाता है तो वो कहते हैं क्लॉज क्रिएट हो जाता है। वो बेशक इनकम्प्लीट क्लॉज हो, लेकिन वो क्लॉज ही कंसीडर होगा। उसके बकाया वर्ड्स लगेंगे तो वो क्लॉज में जाएगा। लेकिन फाइनाइट वर्ब के साथ फ्रेज पॉसिबल नहीं है, ये ट्रेडिशनल ग्रामरियंस मानते हैं। जबकि दूसरी तरफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स में नॉम चॉम्स्की साहब जैसे लोग और उनके फॉलोअर्स वो ये मानते हैं कि वर्ड फ्रेज एग्जिस्ट करता है, और वो एक वर्ड का भी हो सकता है, और फ्रेज भी एक वर्ड का हो सकता है, जो कि चीज़ों को एक हिसाब से फर्दर कंफ्यूज कर देता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाती हैं चीज़ें। अब इस चीज़ को अगर आप देखें, ये जो वर्ड फ्रेज वाला किस्सा है, ये आपको डिक्शनरीज के अंदर भी नजर आता है। और मैं आपको यहाँ कैम्ब्रिज डिक्शनरी दिखा देता हूँ, एक बहुत ही रेनाउंड डिक्शनरी है। उसके अंदर आप देखेंगे तो बाकायदा वर्ब फ्रेज उन्होंने डिफाइन किया हुआ है। ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी है, ठीक है, ये है कैम्ब्रिज डिक्शनरी। ठीक है, इसके अंदर वर्ब फ्रेजेस हैं, और यहाँ आप देखें बाकायदा कैम्ब्रिज ने ये लिखा हुआ है, अ वर्ब फ्रेज कंसिस्ट ऑफ अ मेन वर्ब, मतलब अलोन, अकेला भी वो फ्रेज होगा, और अ मेन वर्ब प्लस एनी मॉडल एंड और एनी ऑक्सिलरी वर्ब्स, द मेन वर्ब ऑलवेज कम्स लास्ट इन द वर्ब फ्रेज। अब कैसे हो सकते हैं? उन्होंने कहा कि वी ऑल लाफ्ट के अंदर लाफ्ट जो है एक वर्ब फ्रेज है, हालांकि वो फाइनाइट है, जिसे ट्रेडिशनल ग्रामरियंस नहीं मानते। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं कि जी कंप्यूटर्स कैन बी वेरी अनोइंग, तो इसके अंदर वो कहते हैं कि कैन बी जो है एक वर्ब फ्रेज है, हालांकि कैन इसके अंदर फाइनाइट है। फिर दूसरा है एन अपार्टमेंट वुड हैव कॉस्ट लेस देन अ होटल फॉर फोर ऑफ अस, तो ये वुड हैव कॉस्ट वो कहते हैं कि ये एक वर्ब फ्रेज है। ठीक है, हालांकि इसके अंदर वुड जो है वो फाइनाइट है। तो कैम्ब्रिज बाकायदा इस चीज को कह रही है कि वर्ब फ्रेज होता है। अब दूसरी जानिब जब आप चलते हैं ऑक्सफोर्ड के अंदर, ठीक है, तो इससे भी बड़ी डिक्शनरी है, तो वो फ्रेज को इस तरह से डिफाइन करता है कि अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूजुअली विदाउट अ फाइनाइट वर्ब। ठीक है, अब
ऑक्सफोर्ड ये कहता है कि विदाउट फाइनाइट वर्ब होना चाहिए फ्रेज, ठीक है, और जैसे ही फाइनाइट वर्ब के बिना वो होगा तो वर्ड फ्रेज का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है। अब ऑक्सफोर्ड ने एग्जांपल क्या दिया, अ टू वर्ड फ्रेज, अब वो कह रहा है कि ये एक फ्रेज है, और इधर उन्होंने दिया द ग्रीन कार, वो कह रहे हैं कि एक फ्रेज है, ऑन फ्राइडे मॉर्निंग ये एक फ्रेज है। तो ऑक्सफोर्ड वो फ्रेज के कॉन्सेप्ट की तरफ नहीं जा रहा है और फाइनाइट वर्ब को अलाउ नहीं करता है। इसी तरह जब आप बुक्स को देखते हैं तो एक बड़ी मशहूर किताब है ग्रामर फॉर एवरीवन, बारबरा डिक्स की ये किताब है। बारबरा डिक्स जो है एक ट्रेडिशनल ग्रामरियन है, तो ये अपनी किताब के अंदर क्या लिखती हैं, ये कहती हैं कि द वर्ड फ्रेज कम्स वाया लैटिन फ्रॉम द ग्रीक, ठीक है, और इसका मतलब होता है टू टेल। और वो कहती है अ फ्रेज प्रोवाइड्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू अ स्टेटमेंट, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट अ फाइनाइट वर्ब which forms a grammatical unit that can do the work of an adjective, an adverb or a noun, right? और फिर लिखा है और प्रोनाउन लेस कॉमनली, मतलब ये कहीं पर भी वर्ब फ्रेज का जिक्र ही नहीं करती हैं, वर्ब फ्रेज को ये तरह से मानती ही नहीं है, और ये साफ साफ कहती हैं कि फ्रेज को विदाउट फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। और एक और किताब है रेन एंड मार्टिन साहब की, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, ये पाकिस्तान के तकरीबन तमाम कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए रिकमेंड की जाती है, और ये इंटरनेशनली भी एक रिकग्नाइज्ड बुक है, एक रिनाउंड बुक है। इस बुक के अंदर भी आपको कहीं पर वर्ब फ्रेज का जिक्र नहीं मिलता, और रेन एंड मार्टिन साहब भी उसको ना रिकग्नाइज करते हैं ना डिस्कस करते हैं। इनके अलावा नेस्फील्ड जो है ग्रामर ट्रेडिशनल ग्रामरियंस के अंदर बहुत मशहूर है, वो भी वर्ड फ्रेज को रिकग्नाइज नहीं करते और डिस्कस नहीं करते, ठीक है, उनके मुताबिक भी फ्रेज जो है विदाउट फाइनाइट वर्ब होता है। फिर रेमंड मर्फी साहब जो कि ग्रामर के अंदर बहुत बड़ा नाम रखते हैं, वो भी कहीं पर भी वर्ड फ्रेज का जिक्र नहीं करते और वो रिकग्नाइज नहीं करते हैं इस चीज़ को। तो फिर ये कन्फ्यूजन आखिर आया कहाँ से, वर्ड फ्रेज क्यों फिर डिक्शनरीज के अंदर नजर आता है, यूट्यूब के ऊपर आपको इसके ऊपर लेक्चर्स मिलेंगे, बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर आपको वर्ड फ्रेज डिस्कस होता हुआ मिलेगा, उसके ऊपर आर्टिकल्स लिखे गए हैं कि वर्ड फ्रेज होता है। इसकी बुनियाद पड़ी थी नॉम चॉम्स्की साहब की एक्स बार थ्योरी से। अब नॉम चॉम्स्की साहब एक अमेरिकन लिंग्विस्ट हैं, मेरी बात दोबारा सुनिए, नॉम चॉम्स्की साहब एक अमेरिकन है और वो लिंग्विस्टिक्स की फील्ड से बिलोंग करते हैं। उन्होंने एक थ्योरी दी अराउंड 1950, राइट, अगर मैं गलत नहीं हूँ, राइट, मैं सर्च कर लेता हूँ कि नॉम चॉम्स्की ने कब दी थी, व्हेन एक्स बार थ्योरी, ये 50s 1970s के अंदर, सॉरी, ये जो है नॉम चॉम्स्की साहब वाली, हाँ 1970s के अंदर, ठीक है, नॉट 50s। सो एक्स बार थ्योरी वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय नॉम चॉम्स्की इन 1970 एज अ वे टू रिफाइन फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर, खासकर फ्रेज स्ट्रक्चर को जो है रिफाइन करने के लिए इन्होंने दी थी, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर। तो नॉम चॉम्स्की साहब ने क्या कहा, नॉम चॉम्स्की साहब ने जब अपनी एक्स बार थ्योरी दी तो वो ये फलसफा लेकर आए कि ये जो ट्रेडिशनल ग्रामरियंस हैं ये बहुत ज़्यादा लैटिन से रूल्स बोरो करते हैं, जिसकी वजह से अंग्रेज़ी मुश्किल हो जाती है हमारे लिए। तो हमें मेजॉरिटी को देखना चाहिए कि आम जिंदगी में लोग अंग्रेज़ी कैसे बोलते हैं, और अगर वो किसी चीज़ को बोल रहे हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उसके हिसाब से जो है फिर चीज़ें करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि लिंग्विस्टिक्स के अंदर वो कहते हैं कि कुछ करेक्ट या इनकरेक्ट नहीं होता, बस मेजॉरिटी जो करती है वही करेक्ट है, लेकिन ट्रेडिशनल ग्रामर के अंदर चीज़ें या तो ग्रामेटिकली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो फिर उन्होंने कहा कि ट्रेडिशनल ग्रामर का ये फलसफा कि फ्रेज जो है दो वर्ड्स का होना चाहिए, दो से ज़्यादा वर्ड्स का होना चाहिए, और उसके अंदर फाइनाइट वर्ब ना हो ये भी ज़रूरी है, ये चीज़ गलत है। उन्होंने कहा एक वर्ड का भी फ्रेज हो सकता है। तो मैंने वही बात जो पहले मैंने कही थी कि बाज़ औक़ात लोग दूसरों के लिए आसानियां पैदा करना चाहते हैं लेकिन मुश्किलें पैदा करके चले जाते हैं। जैसे एटम बम बनाने वाले ने एक हिसाब से दुनिया के साथ अच्छा ही करने की कोशिश की थी कि यार एटम बम होगा तो एक अच्छी बात होगी, लेकिन एटम बम बनाकर वो दुनिया को मुसीबत में डालकर गया है। तो नॉन चॉम्स्की साहब भी कुछ ऐसा ही करके गए, उन्होंने कहा कि एक वर्ड का भी फ्रेज हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्ले एक फ्रेज हो सकता है, प्लेज एक फ्रेज हो सकता है। मतलब अगर प्ले एक फ्रेज है या प्लेज एक फ्रेज है और एक वर्ड का फ्रेज हो सकता है, तो फिर अंग्रेजी के अंदर वर्ड का और वर्ड्स का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया ना, क्योंकि एक वर्ड भी फ्रेज है तो फिर वर्ड से छोटा तो फिर लेटर है, मतलब इंग्लिश के अंदर लेटर्स हैं, फ्रेज है और क्लॉजेज हैं, तो फिर वर्ड्स कहाँ चले गए, एक कंफ्यूजन क्रिएट करके गए। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि वर्ड फ्रेज होता है और फाइनाइट वर्ब वाला जो है वो वर्ड फ्रेज हो सकता है। इज प्लेइंग एक वर्ड फ्रेज है, बेशक इसमें फाइनाइट वर्ब है, इज और प्लेइंग दोनों साथ में मिलकर एक फ्रेज बनाते हैं, हैज प्लेड भी फ्रेज है, विल हैव बीन प्लेइंग भी फ्रेज है। अब ये चीज भी जो है ट्रेडिशनल ग्रामरियंस के आगे एक्सेप्टेबल नहीं है, वो कहते हैं अगर फाइनाइट वर्ब आ गया तो फिर तो क्लॉज शुरू हो जाता है, बेशक वो इनकम्प्लीट है लेकिन क्लॉज की बुनियाद आपने डाल दिया फाइनाइट वर्ब को लगाकर। अब मजीद चीजें जब आप उसके अंदर ऐड करेंगे तो वो क्लॉज क्लियर होगा, ये अभी इनकम्प्लीट क्लॉज है लेकिन ये क्लॉज ही तस्वर किया जाएगा, ये ट्रेडिशनल ग्रामरियंस का मानना है। जबकि मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स वाले नॉन चॉम्स्की साहब के फॉलो करने वाले नॉन चॉम्स्की साहब के फॉलोअर्स जो हैं वो ये मानते हैं कि नहीं ये वर्ड फ्रेज है, अंग्रेजी के अंदर वर्ड फ्रेज होता है, अंग्रेजी के अंदर जो है एक वर्ड का फ्रेज होता है। तो उनका फलसफा ही अलग है ट्रेडिशनल ग्रामरियन से, और ट्रेडिशनल ग्रामरियन जो है फिर इसके खिलाफ लिख रहे होते हैं। बल्कि मैं आपको बारबरा की ये किताब दिखा देता हूँ, उसके अंदर वो बड़े डिटेल से लिखती हैं कि ये जो मॉडर्न है वो मॉडर्न ग्रामरियंस है वो ये चीज़ लेकर आए हैं अंग्रेजी के अंदर। तो ये देखिए यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है, नोट दैट सब मॉडर्न ग्रामर टेक्स्ट अलाउ द एप्लीकेशन ऑफ द टर्म फ्रेज टू एनी ग्रुप ऑफ टू और मोर वर्ड्स और इवन वन वर्ड, ठीक है। ये देखिए मॉडर्न ग्रामरियंस जो हैं वो इस चीज़ को अलाउ करते हैं। अच्छा, फिर आगे वो कहती हैं एज इन ग्लास इज ब्रेकेबल द ग्लास इज ब्रेकेबल, दिस यूज ऑफ वर्ड फ्रेज इज नॉट ओनली टोटली कंफ्यूजिंग एज द वर्ड्स मार्क्ड ऑलरेडी हैव डिफाइनिंग टर्मिनोलॉजीज बट also renders not only the function but the category and the word phrase itself as quite meaningless। वो बड़ा क्रिटिसाइज करती हैं वो इस चीज को, मतलब फ्रेज का फिर तो मतलब ही कुछ नहीं रहा कि अगर वन वर्ड का भी फ्रेज हो सकता है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन जो वर्ब फ्रेज वाली है ये नॉन चॉम्स्की साहब जो है देकर गए हैं अंग्रेजी के अंदर। तो
उनकी वजह से अब लोग कंफ्यूज हैं कि वो कहते हैं यार डिक्शनरी के अंदर तो वर्ब फ्रेज है, फिर आप लोग क्यों नहीं पढ़ाते हैं वर्ब फ्रेज और आप लोग उसे क्यों नहीं मानते हैं। तो मसला ये है कि जब हम एज ए टीचर ग्रामर पढ़ा रहे होते हैं तो हम ट्रेडिशनल ग्रामरियंस को फॉलो कर रहे होते हैं, और कंपिटेटिव एग्जाम्स के अंदर भी ट्रेडिशनल ग्रामरियंस को ही फॉलो किया जाता है। अब लिंग्विस्टिक्स के अंदर जैसे स्प्लिट इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करना ठीक है, और क्रिकेट कमेंट्री के अंदर, फुटबॉल कमेंट्री के अंदर जो है स्प्लिट इन्फिनेटिव का इस्तेमाल बहुत ही कॉमन है, लेकिन ट्रेडिशनल ग्रामर स्प्लिट इन्फिनेटिव को गलत मानता है, और स्प्लिट इन्फिनेटिव से रिलेटेड सेंटेंस करेक्शंस भी एग्जिस्ट करते हैं, और वो कंपिटेटिव एग्जाम्स के अंदर दिए जाते हैं। तो अगर आप कंपिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ट्रेडिशनल ग्रामर को फॉलो करें, वर्ड फ्रेज का कॉन्सेप्ट आप भूल जाएं, और अपने जहन में बिठा लें कि फ्रेज के अंदर फाइनाइट वर्ब नहीं होना चाहिए और एक वर्ड का फ्रेज नहीं होता है। और अगर आप दूसरी साइड पर हैं, लिंग्विस्टिक्स वाले साइड पर हैं, तो फिर आप ये मान सकते हैं कि एक वर्ड का फ्रेज भी होता है, और आप ये भी मान सकते हैं कि वर्ड फ्रेज भी अंग्रेजी के अंदर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि आप कंपेटिटिव एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आप सिर्फ लिंग्विस्टिक्स की हद तक जो है डिग्री की हद तक इसको देख रहे हैं और समझ रहे हैं, तो फिर आपके लिए वर्ड फ्रेज जस्टिफाइड है, क्योंकि वो लिंग्विस्टिक्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो ये सारा किस्सा, ये सारी कहानी है। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके जहन में जो कन्फ्यूजन है वर्ड फ्रेज के होने और ना होने के हवाले से, वो क्लियर हो गई होगी। मैं कोशिश करूंगा कि इस तरह के और भी जो चीज़ें हैं जो लोगों को कन्फ्यूज़ करती हैं, उनके ऊपर इस तरह वीडियोज़ बनाऊं और आपको एक डिटेल एक्सप्लेनेशन दूं, ताकि आपको ट्रेडिशनल ग्रामर जो है बेहतर तरीके से समझ आए, और जो कंफ्यूजिंग फैक्टर्स हैं उसके वो अच्छे तरीके से क्लैरिफाई हो सके आपके लिए। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को आगे शेयर कर दें, ताकि दूसरों को भी इस मालूमात से फ़ायदा हो।